ठीक है, तो देखो रॉल्स लॉ तक हम लोग पढ़ चुके थे। आज एजियोट्रॉपिक मिक्सचर कंप्लीट हो चुका था। अब नेक्स्ट टॉपिक क्या है आपका? कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। हेडिंग दीजिए कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। क्या होता है कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी? लिखिए इसका पहला डेफिनेशन। ये एप्लीकेबल है फॉर डाइल्यूट सॉल्यूशन के लिए, और ये हमेशा डिपेंड करेगा किस पे? अमाउंट ऑफ सॉल्यूट। सॉल्यूट पार्टिकल पे डिपेंड करेगा, उसके नेचर पे डिपेंड नहीं करता। तो इसका डेफिनेशन लिखिए आप। आपने ब्लू से लिखा होगा तो ब्लैक से अंडरलाइन करना जिस पॉइंट को मैं बोलूंगा। तो हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। ये क्या है जी? पहली बात, ये डाइल्यूट के लिए एप्लीकेबल है, मतलब जहां सॉल्यूशन सॉल्यूट पार्टिकल बहुत कम मात्रा में और सॉल्वेंट ज्यादा मात्रा में। जैसे आपने वो सुना है ना, कंसंट्रेटेड एसिड और वीक एसिड। तो आखिर कंसंट्रेटेड एसिड को वीक एसिड कैसे बनाते हैं? इस एसिड में हम क्या कर देते हैं? क्या ऐड करते हैं? वाटर। और वाटर के ही ऐड को क्या कहेंगे? डाइल्यूशन। आया बात समझ में? तो ये कहलाता है वीक, हम ऐसे बनाएंगे। ठीक है, तो डाइल्यूट सॉल्यूशन मतलब जिसमें वाटर ज्यादा हो। लेकिन एक बात बताओ, इसकी प्रॉपर्टी किस पे डिपेंड करती है? एसिड पे कि वाटर पे? इसका नेचर किस पे डिपेंड करेगा? भले वाटर भले ज्यादा है, लेकिन वाटर का कोई नेचर थोड़ा है। एसिड का है नेचर, और ये इसको एसिडिक इन नेचर बनाएगा। थोड़ा मात्रा में भी होगा तो कैसा होगा? अरे भाई वीक एसिड होगा, लेकिन होगा क्या? एसिड ही। यानी ये सॉल्यूशन कैसा होगा? एसिडिक इन नेचर। यानी कि बताओ, ये सॉल्यूट पे डिपेंड किया है या सॉल्वेंट पे? ये तुम्हारा है सॉल्वेंट, और ये क्या है? सॉल्यूट। एसिड क्या है तुम्हारा? सॉल्यूट। और नेचर क्या होगा? एसिडिक। एसिडिक होगा, या वाटर का कोई अपना नेचर नहीं है, एसिडिक नेचर होगा। अब बताइए, अगर ये एसिडिक नेचर है तो ये किस पे इसकी प्रॉपर्टी डिपेंड कर रही है? सॉल्यूट पे कि सॉल्वेंट पे? सॉल्यूट पे। वही यहाँ लिखा है कि इसकी प्रॉपर्टी डिपेंड्स ऑन अमाउंट ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल। इसको अंडरलाइन कीजिए। किस पे निर्भर करता है? ये सब लाइन जो अंडरलाइन करा रहा हूँ, इससे ऑब्जेक्टिव निकाले जाते हैं। ठीक है, तो किस पे डिपेंड करेगा? सॉल्यूट पार्टिकल पे। और किस पे डिपेंड नहीं करेगा? नेचर ऑफ सॉल्यूट। सॉल्यूट का नेचर कैसा है? वो पोलर है, नॉन पोलर है, उससे मतलब नहीं है। मतलब इस बात से है कि उसकी मात्रा कितनी है, वो अमाउंट कितना है। जैसे वो 50 ग्राम है या 100 ग्राम है, इससे फर्क पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? अब बताओ, एसिड है तुम्हारे पास, अगर 50 ग्राम एसिड यूज करोगे और 100 ग्राम, दोनों में कंसंट्रेशन में एसिड का अंतर आएगा कि नहीं आएगा? आएगा ना। तो ये आएगा किसके कारण? सॉल्यूट के अमाउंट के कारण, है ना। अमाउंट ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल कितना, इसके नेचर से नहीं आएगा। अब मान लो एसिड में तुम ये ले लो, HNO3 ले लो, या दूसरा एसिड ले लो, क्या, H2SO4 ले लो, दोनों एसिडिक बनाएगा। नेचर से कोई खास लेना देना नहीं है। नेचर मतलब वो पोलर हो या नॉन पोलर हो। जैसे इस क्वेश्चन के लिए अगर हम बात करें, आइए अब हम सॉल्यूशन पे आते हैं। ये तो हम एसिड बता दिया आपको समझाने के लिए। अब अगर हम सॉल्यूशन की बात करें तो एक बात बताइए, आपके पास डाइल्यूट सॉल्यूशन है, मतलब वाटर बहुत ज्यादा है, और इसमें थोड़ा बहुत अमाउंट में हमने इसमें सॉल्ट मिला दिया। क्या मिला दिया? सॉल्ट। अब बताओ, इस सॉल्यूशन का प्रॉपर्टी भले ये लेस अमाउंट में है, कैसा है? लेस अमाउंट में, तब भी ये प्रॉपर्टी किस पे डिपेंड करेगी? वाटर पे या सॉल्ट पे? सॉल्ट पे। सॉल्टी वाटर होगा ना, तो सॉल्ट पे डिपेंड कर रहा है। यानी ये कौन है? मेरा सॉल्यूट। यानी सॉल्यूशन की प्रॉपर्टी किस पे डिपेंड कर रही है? सॉल्ट पे, यानी सॉल्यूट पे। अब सॉल्यूट का जैसे जैसे अमाउंट बढ़ाओगे, उसकी प्रॉपर्टी चेंज होती जाएगी कि नहीं, और सॉल्टी वाटर हो जाएगा। लेकिन क्या इनके नेचर से डिपेंड करेगा? कंपाउंड आयनिक रहे, नॉन आयनिक रहे, उससे मतलब नहीं है, पोलर है या नॉन पोलर है। जैसे फॉर एग्जांपल, बहुत यहाँ वाटर है और इसी में तुमने क्या ऐड कर दिया? शुगर। ठीक है, अभी नॉन पोलर सब्सटेंस होता है, ये तो पोलर है, ये नॉन पोलर है। तो बताओ, यहाँ पे भी प्रॉपर्टी किस पे डिपेंड करेगी? शुगर के अमाउंट पे या शुगर के नेचर पे? अमाउंट पे। आप थोड़ा सा भी शुगर मिलाइए तो भी स्वीटिंग टेस्ट, और ज्यादा भी मिलाइए तो स्वीटिंग टेस्ट। तो नेचर से कोई भी लेना देना है उसका नहीं, वो क्योंकि आपको पता ही है सॉल्यूशन में यूनिफॉर्म सेम रहता है थ्रू आउट द पूरा मिक्सचर में। प्रॉपर्टी क्या रहती है? सेम। तो इस पे डिपेंड नहीं करती है, किस पे? नेचर पे। इस बात को ध्यान रखिएगा, ये आपका ऑब्जेक्टिव में पूछ सकता है कि डाइल्यूट नहीं, क्या पूछेगा? कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी डिपेंड्स ऑन, 4 ऑप्शन दे देगा। अमाउंट ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल, नेचर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल, अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट, और अमाउंट नेचर ऑफ सॉल्वेंट पार्टिकल। किसको टिक करोगे?
अमाउंट ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल। नेचर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल को भी नहीं टिक करेंगे, नेचर ऑफ सॉल्वेंट पार्टिकल को भी नहीं टिक करेंगे, अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट पार्टिकल को भी टिक नहीं करेंगे। जब ये चारों एक साथ आएंगे तो थोड़ा कंफ्यूजिंग होता है। आ रहा बात समझ में? तो इसीलिए अभी डिटेल में एक एक लाइन को अच्छे से पढ़िए, ठीक है? कोई दिक्कत नहीं ना? अब बताइए कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी टोटल कितने टाइप्स के? 4 टाइप्स के। चारों के यहाँ नाम लिखे हुए विद सिंबल, और ये सिंबल से भी क्वेश्चन आए थे। मैं बताता हूँ कैसा आया था आपके बोर्ड एग्जाम में। पहला है रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, जिसको शॉर्ट में पढ़ेंगे RLVP। दूसरा एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट का एलिवेट मतलब क्या होता है? बढ़ना। बॉइलिंग पॉइंट का बढ़ना, इसको डेल टी बढ़ा, टी आपका टेम्परेचर और बी फॉर बॉइलिंग पॉइंट। डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, फ्रीजिंग पॉइंट का घटना, है ना? तो यहाँ पे ये घटा कितना, इसको हम डिनोट करते हैं डेल टी एफ से निकालते हैं। और लास्ट ऑस्मोटिक प्रेशर, जिसको हम किससे डिनोट करते हैं? पाई से। बोले इसमें कोई दिक्कत? समझ में आ गया? तो मैं तुमसे कुछ बातें पूछता हूँ, उसका जवाब देना, उसके बाद हम क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इस पे कैसा कैसा ऑब्जेक्टिव पूछेगा। इन्हीं सब पॉइंट से देखिए बहुत सारे ऑब्जेक्टिव आपके बोर्ड एग्जाम में कंपटीशन में पूछे गए। जैसे नीट में एक क्वेश्चन पूछा गया था, हम सडनली कुछ इसमें ऑप्शन दिए, और एक आपको ऑप्शन दिए कि लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। बताओ ये कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है, यस या नो? यही क्वेश्चन था नीट में दिया हुआ 2017 में। इज इट ए कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, यस और नो? नो। क्यों? क्योंकि देखिए पूरा नाम क्या है? रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर इज अ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। ये नहीं है। तो जब 4 ऑप्शन दिया रहेगा उसमें ये पहचान लोगे ना, 4 ऑप्शन दिया रहेगा, यही चारों दिया हुआ है। यहाँ पे रिलेटिव को छोड़ दिया, बोला कि इनमें से कौन कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी नहीं है। तो आप देखोगे लगेगा सब तो है ही, लेकिन एक्चुअली रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर इज अ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर इज नॉट अ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। आया बात समझ में? जैसे यही 4 ऑप्शन दिया हुआ, एलिवेशन को हटा दो, हम पूछे बॉइलिंग पॉइंट, इज बॉइलिंग पॉइंट इज अ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, यस और नो? बोलो, मुंडी ना डोलाओ, यस और नो बोलो। नो। क्यों? क्योंकि एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट इज अ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। फ्रीजिंग पॉइंट इज अ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी? नो। प्रेशर इज अ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी? यस या नो? नो। आया बात समझ में? अब देखो इसके आधार पे जो तुम्हारे एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछे हैं वो देखिए आपके सामने है, आप जवाब दीजिएगा। यहाँ पे आपके पास है होगा क्वेश्चन पेपर, आप क्वेश्चन पेपर अपने पास देख सकते हो और उसमें टिक कर सकते हो, या टिक मत करना, पेपर के नीचे कहीं आंसर लिख लेना, वो बेटर रहेगा। नहीं, बेटर रहेगा कि आप बगल में लिख लो ताकि दोबारा बना पाओ, ठीक है? तो आंसर की अपना बना लेना भाई। तो आइए हम क्वेश्चन की बात करते हैं। तो देखिए ये जो मैं क्वेश्चन दिया हूँ ये सब आपका किसमें पूछा है? बिहार बोर्ड के पहले क्वेश्चन करते हैं, ठीक है? बिहार बोर्ड के। तो बताइए 2021 में आपका एक पूछा है, विच ऑफ फॉलोइंग इज कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। बताइए कौन है कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी? मिल जाएगा ना जवाब? कौन होगा? इसमें कौन सा आंसर सही है? ऑस्मोटिक प्रेशर, डी। बोले कोई दिक्कत? आप यहाँ मत टिक कीजिएगा, आप 2 का डी ऐसे नीचे कहीं लिख लीजिएगा। आया समझ में? ताकि दोबारा प्रैक्टिस करो तो ये बना सको, ठीक है? नहीं तो ये टिक कर दोगे तो फिर तो प्रैक्टिस करने की जगह नहीं बचा। अच्छा आगे देखिए, आगे आपका इसमें तो नहीं है, लेकिन आप एक क्वेश्चन पहले पढ़ के आए ना रॉल्स लॉ में, इसका जवाब दे सकते हो। ये भी आपका बिहार बोर्ड में 2020 में पूछा था। बताइए क्या होगा आंसर? बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर डिक्रीजेज एट हाई माउंटेन, है ना? बॉइलिंग पॉइंट वाटर का कम होता है कहाँ? हाई एल्टीट्यूड पे। तो हाई एल्टीट्यूड पे एक्चुअली क्या होता है? प्रेशर कम, तो बॉइलिंग पॉइंट भी कम। तो कौन सा ऑप्शन सही हुआ? प्रेशर किसका कम? एटमॉस्फेयर का। एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज लो। अरे भाई पूरा बोलिए, ऐसा नहीं कि प्रेशर ही लोकली बोल दीजिएगा। प्रेशर है किसका? ऊपर आप पहाड़ों पे जाइएगा किसका प्रेशर होगा? एटमॉस्फेयर का ना जी। लिक्विड का थोड़ा होगा, तो समुद्र के अंदर गया था तो लिक्विड का था। अलग अलग जगह प्रेशर का नाम अलग अलग होता है। तो बताइए यहाँ पे प्रेशर किसका होगा? एटमॉस्फेयर का। तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज लो। आया समझ में? इसका आंसर क्या हो जाएगा? 4 का अपना नीचे लिखते जाइएगा। 4 का क्या? ए। कोई डाउट किसी को इसमें? समझ में आया क्वेश्चन? चलो फिर और देखो नेक्स्ट 6। हाँ बताइए इसमें क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी पे कौन सा क्वेश्चन है? ये देखो 12 नंबर भी है, जो कि आपका 22 और 13 में पूछा। बताइए जल्दी से बताइए कौन सा आंसर 12 का? बगल में नीचे लिखना, आप नीचे लिखना कौन सा होगा? एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट होगा। 12 का सी आंसर मिल गया। आगे बताइए और
और क्या मिल रहा है क्वेश्चन ये। हाँ 16 का आंसर बताइए जी फटाफट, 16 नीचे लिखिए। विच इज नॉट अ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, है ना। देखो पिछले साल पूछा है, कौन कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी नहीं होगा? डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट, नॉट पूछा है जी। वेपर प्रेशर इज नॉट कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर इज अ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। तो काफी साल ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आप लिख सकते हो 16 का आंसर हो जाएगा ए। अगला बताइए, अगला और है कॉलिगेटिव प्रोपोर्शन? नहीं है। ठीक, आगे देखिए 7 नंबर पेज। चलिए यहाँ पे आपको देखो एक क्वेश्चन पूछा है, स्टेट द कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी फॉर डाइल्यूट सॉल्यूशन। किसके लिए पूछा है जी? आपको जहां भी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी यूज करेगा आपको चिंता नहीं करना, डाइल्यूट सॉल्यूशन बोलिएगा ही। डाइल्यूट सॉल्यूशन के लिए बोला है व्हाट आर द डिफरेंट टाइप ऑफ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। क्या 2 नंबर में ये नहीं लिख सकते? अभी लिखे थे, तो ऑलरेडी लिखा हुआ है, आप देख लेना। और बाकी सब क्वेश्चन हम धीरे धीरे करेंगे, लेकिन कुछ क्वेश्चन हमने किए हैं, जैसे आप देख लो इसमें। ठीक है, और क्वेश्चन हम करेंगे, लेकिन आपने एक क्वेश्चन किया है 8 नंबर, बताओ तो व्हाट डू यू मीन बाय द वेपर प्रेशर। क्या नहीं पता है वेपर प्रेशर क्या होता है? ना रॉल्स लॉ में बताया ना जी, वेपर प्रेशर, जो वेपर के द्वारा प्रेशर लगाया जाए, कब? एट इक्विलिब्रियम। ठीक है। व्हाट हैपन व्हेन वेपर प्रेशर, जब हम उसमें क्या वोलेटाइल सॉल्यूट डिजोल्व कर देंगे। तो बताइए, तो वोलेटाइल सॉल्यूट अगर आप डिजोल्व करते हैं, वोलेटाइल वोलेटाइल है या नॉन वोलेटाइल है? वोलेटाइल। अच्छा पहले बताओ, नॉन वोलेटाइल ऐड करेंगे तो? नॉन वोलेटाइल मतलब समझे, जो वेपर नहीं बनाए, जैसे सॉल्ट, शुगर, इनमें से कोई ऐड कर लो। तो बताओ इस केस में अगर इसमें हम सॉल्यूशन में ऐड कर दिए तो इसका क्या पूछ रहा है? इसका वेपर प्रेशर में क्या चेंज आएगा? बताइए, इसके वेपर प्रेशर में क्या चेंज आएगा? वेपर प्रेशर क्या हो जाएगा? बोल नहीं रहा है, डिक्रीज हो जाएगा। ठीक है, वेपर प्रेशर विल बी डिक्रीजेस, क्योंकि पूरी एनर्जी किसको नहीं मिलेगी? वाटर को नहीं मिलेगी। किसको मिल गया? नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट। ये कौन सा सॉल्यूट है? नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट। इसमें कोई दिक्कत? बताओ, पहले जो पढ़ के आए हो वही सबसे क्वेश्चन आ रहे हैं कि नहीं? ठीक। अच्छा अब दूसरा क्वेश्चन का आंसर दो। अगर सॉल्यूट वोलाटाइल है, वोलाटाइल का मतलब समझे कि आप इसमें वाटर है, इसमें कुछ और लिक्विड ही ऐड कर रहे हो जिसमें सॉलेबल है। अगर लिक्विड मिक्स विथ लिक्विड, वो क्या वोलाटाइल नहीं होगा? होगा। ठीक है, तो अगर आप इसमें वोलाटाइल सब्सटेंस ऐड कर रहे हो तो बताओ, ये अगर वोलाटाइल सब्सटेंस लिक्विड है तो बताइए, आप गर्म कीजिएगा तो ये भी, इसमें ग्रीन कलर से दे देता हूं इसको। ठीक है, तो अब बताइए, आपका लिक्विड भी बनाएगा और ये लिक्विड जो ग्रीन कलर वाला है, मतलब इसको बी नाम दे देता हूँ और वाटर को ए, दोनों वेपर्स बनाएंगे कि नहीं? तो वेपर प्रेशर बढ़ेगा कि घटेगा? बढ़ेगा। तो आप बात समझे कि इस केस में वेपर प्रेशर क्या हो जाएगा? इंक्रीज, जब वोलाटाइल होगा तो। और जब नॉन वोलाटाइल होगा तो वेपर प्रेशर डिक्रीज। एग्जाम में ऐसे लिख के आओगे? नहीं, देखो भाई लॉन्ग क्वेश्चन है ना, पूरा लैंग्वेज में अच्छे से लिखेंगे। क्या लिखेंगे कि सबसे पहले वेपर प्रेशर से क्या समझते हो? 2 नंबर तो वही मिल जाएगा। कब मिलेगा 2 नंबर? जब डेफिनेशन लिख के आओगे। बिल्कुल नहीं, डेफिनेशन के लिए नहीं मिलेगा। डेफिनेशन क्या था उसका? है ना, इट इज अ प्रेशर एक्सर्ट बाय द वेपर्स, वेपर्स के द्वारा। कब? एट इक्विलिब्रियम। ये 2 नंबर के लिए आपको डायग्राम बनाना पड़ेगा। देखिए ये वेपर्स गए, है ना, तो ये हो गया रेट ऑफ वेपराइजेशन। इसी में क्या हुआ, वापस आया तो कंडेंसेशन। टेस्ट में इसी तरह से लिखना। तो डायग्राम तो हर क्वेश्चन में कोशिश करो बनाओ, और लगभग क्वेश्चन में हमने डायग्राम आपको बनवाए हैं। ये बनवाए नहीं था वेपर प्रेशर में? इससे तरह लिखोगे तो आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे। तो रेट ऑफ कंडेंसेशन इज इक्वल टू रेट ऑफ वेपराइजेशन एट, इसी कंडीशन को क्या कहेंगे? इक्विलिब्रियम। तो ये क्वेश्चन का तो आंसर हो गया। तो 2 नंबर इसमें मिलेगा और 3 नंबर इसके लिए मिल जाएगा। जब क्या लिखोगे? व्हेन नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट इज डिसॉल्व इन द सॉल्यूशन, इट्स वेपर प्रेशर इंक्रीजेज बिकॉज, रीजन भी देना। रीजन क्या लिखोगे बोलो? बिकॉज बोथ लिक्विड आर वोलेटाइल इन नेचर, दोनों वेपर्स बना रहे हैं। सेकेंड में लिखोगे व्हेन नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट इज एडेड टू द सॉल्यूशन, देन only water form vapors but salt या non volatile solute do not form vapors, so therefore its vapor pressure decreases। ये लिख सकते हो ना?
दो दो लाइन ऐसे लिखना तो इसके मार्क्स मिल जाएंगे। तो ये क्वेश्चन तुम्हारा क्या रहा, होमवर्क का। इसी कॉपी में लिख के लाना, हम कल सबका देखेंगे कॉपी लिखा हुआ होना चाहिए, बहाना नहीं मारना कि कॉपी नहीं था। आपको जो होमवर्क हम दिए टिक कर दिए, यहाँ पे पीडीएफ में ऑलरेडी टिक किया हुआ, तो ये सब लिख के लाइएगा। इसको लिख के लाइएगा तो कैसा 5 नंबर लाइक लिख के लाइएगा, ये नहीं कि बस ऐसे ऊपर नीचे कर दिए। ये तो लैंग्वेज समझाने के लिए लिख लीजिएगा। 5 मार्क्स का समझ में आ रहा है लैंग्वेज, क्योंकि आपके ऐसे बोर्ड में पूछे जाते हैं क्वेश्चन बार बार, ठीक है। और यही क्वेश्चन तुम्हारा सीबीएसई बोर्ड भी रिपीट किया था, तो वो हम एक एक करके बात करते हैं सब बोर्ड का, ठीक है। फिलहाल हम क्या देख रहे थे, बिहार बोर्ड का, ठीक है। तो यहाँ तक कोई दिक्कत जी किसी को नहीं ना। और देखो और भी तो कहीं ये क्वेश्चन पूछा ही है, नहीं ये अलग है, ये अलग है, ठीक है। चलो कुछ और बोर्ड के क्वेश्चन देख लेते हैं पहले, यहाँ तक जो लिखना लिख लो। तो आइए शुरू करते हैं। पहला है ना, रिलेटिव लोडिंग ऑफ वेपर प्रेशर, जिसको शॉर्ट में RLVP लिखते हैं। अब देखिए इसके आंसर इसी के नाम में खोजते हैं। पहला नाम क्या है, वेपर प्रेशर। तो वेपर प्रेशर की बात करेंगे, ठीक है। और कब, जब हम उसमें सॉल्यूशन बनाने के लिए वाटर में क्या ऐड करेंगे, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट। यहाँ पे नॉन वोलेटाइल हम सॉल्यूट ऐड करेंगे, ठीक है। तो उसके कारण क्या होगा, तो आइए बात को समझते हैं। अगेन मैं बोल रहा हूं कि क्वेश्चन का आंसर रटना नहीं है। देखिए मैं डायग्राम से समझाता हूं, एग्जाम में भी बिल्कुल ऐसे ही लिखिएगा आप लोग, पूरे मार्क्स मिलेंगे। सबसे पहले हमारे पास क्या होता है, प्योर वाटर। सॉल्यूशन बनाने के लिए क्या करते हो, है ना, आपको शुगर ऐड करना, मान लो शुगर ऐड करना वाटर में, तो सबसे पहले प्योर वाटर लोगे। तो हमारे पास है क्या, प्योर वाटर। और बताओ इसमें क्या ऐड कर दोगे, मान लो शुगर ऐड कर दो, तो शुगर के ऐड किए, तो शुगर इसमें जब ऐड कर देंगे तो उसका कैसा सॉल्यूट कहेंगे, नॉन वोलाटाइल। उससे वेपर बनेगा क्या, नहीं ना। एग्जाम्पल अपने दिमाग में सोचो शुगर, बट आप नॉन वोलेटाइल ही लिखना, ठीक है। तो नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड कर दिए। जिसको दिक्कत है वो बगल में कोई अपना एग्जाम्पल मन से सोच लेना कि शुगर है, ठीक है, ठीक है, या सॉल्ट है, जो भी है। अब बताओ ये सॉल्यूशन बनेगा, और जब इधर जब सॉल्यूशन बन गया तो बताइए, मैं यहाँ ग्रीन मार्क कर रहा हूँ शुगर को, तो बताइए इसका वेपर प्रेशर, ये किसका वेपर प्रेशर है, प्योर कंपोनेंट का ना। तो मैं पूछूं वेपर प्रेशर ऑफ प्योर कंपोनेंट, जो कि कौन है, वाटर, ठीक है, जिसको हम किससे लिखेंगे, P0 से, P0 से लिखेंगे। अच्छा ये कौन है, सॉल्यूशन ना, सॉल्यूशन बन चुका है। तो इसका वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, जिसको हम ऐसे शॉर्ट में लिख लेते हैं, PS कर देते हैं बाबू, PS। या चलो आप सॉल्यूशन पूरा लिखना चाहते हो तो ऐसे लिख लो, इसे पहचान लोगे, ये वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन है। मेरा सवाल ये है कि जब आप इसमें नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड किए और सॉल्यूशन बनाए, तो बताइए इसका वेपर प्रेशर घटेगा या बढ़ेगा। कल ही ना पढ़ा है जी रॉल्स लॉ में कि इम्प्योरिटी जब भी ऐड करते हैं, अरे भाई नमक ऐड कर दो, इम्प्योरिटी ऐड किया ना, तो उस केस में उसका वेपर प्रेशर क्या हो जाता है, डिक्रीज होता है कि नहीं होता है। अब देखो नाम में यही ना लिखा हुआ है लो, लो मतलब क्या होता है भाई, लो मतलब डिक्रीज, तो घटा ही ना, वेपर प्रेशर घटा। और इस घटने को ही क्या कहेंगे, रिलेटिव लोडिंग ऑफ वेपर प्रेशर। अब बात आता है डेफिनेशन क्या लिखेंगे, क्योंकि 2 मार्क्स में ये आपके बोर्ड एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। अब वहां तो आपको ऐसा ही डायग्राम बना के लिखना होगा, तो डायग्राम बना लिए तो लैंग्वेज भी बना सकते हो। देखो कैसे, व्हेन, सुनो देखो मत, व्हेन नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट इज एडेड टू द प्योर वाटर या सॉल्वेंट, जो भी बोलो, when non-volatile solute is added to the pure water, then its vapor pressure will be decreases. Vapor pressure क्या हुआ, decrease हुआ। This decrease in vapor pressure, ये जो vapor pressure में घटना हुआ, decrease in vapor pressure is called relative loading of vapor pressure। याद हुआ डेफिनेशन, क्लास में ही इसी तरह से सोचिए, और घर पे जाके हो सके तो एक बार कॉपी पढ़िएगा, और बंद करके आप लोग कभी भी व्हाइट बोर्ड लेके इस तरह से डायग्राम बना के सोचिए। मैं कहता हूँ 1-2 बार ऐसा प्रैक्टिस कर लिए तो कभी नहीं भूलोगे, एग्जाम के साथ भी एग्जाम के बाद भी याद रहेगा। भाई बंधु को भी बता सकते हो। आया बात समझ में? तो चलिए फिर, अगर समझ में आ गया है तो डेफिनेशन लिख लीजिए। डेफिनेशन लिख लीजिए पहले, फिर आप क्या बना लोगे, डायग्राम। तो डेफिनेशन लिख लीजिए, डेफिनेशन लिखने की मुझे जरूरत नहीं, आप लिख लो। लिखो, व्हेन
non volatile, when non volatile solute, when non volatile solute is added to the is added to the, add कर रहे हैं जी किसमें, when non volatile solute is added to the pure water, is added to the pure water, added to the pure water, when non volatile solute, volatile solute is added to the, जल्दी लिखो, added to the pure water, बताइए क्या होगा, प्योर वाटर, इट्स क्या घटेगा इसका, वेपर प्रेशर, है ना, तो कॉमा लिख लो, इट्स वेपर प्रेशर, इट्स वेपर प्रेशर। अब शॉर्ट मत लिखना, एग्जामिनर आपका कोई रिश्तेदार है नहीं तो वो नहीं समझेगा आपकी बात, आपको पूरा पूरा लिखना है, ठीक है। तो इट्स वेपर प्रेशर विल बी, क्या होगा जी, घटेगा कि बढ़ेगा, डिक्रीजेज, इट वेपर प्रेशर विल बी डिक्रीजेज, this decrease in vapor pressure, this decrease in vapor pressure, this decrease, ना, decrease in vapor pressure, vapor pressure is called, वेपर प्रेशर इज कॉल्ड, अब आप पूरा लिखिएगा, मैं शॉर्ट में लिख देता हूँ, RLVP, रिलेटिव लोडिंग ऑफ वेपर प्रेशर। कोई दिक्कत किसी को, जैसे ही इतना लिख लोगे डेफिनेशन, अब यहाँ से तुम बना सकते हो, ठीक है। ये डायग्राम फिर बना देना और आप लिख लेना। तो बताइए इस डायग्राम को जब बनाओगे तब मुझे बताओ कि वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड, जिसको किससे डिनोट करते हो, P नॉट से, और वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन इसे डिनोट, ये डिनोट करता है, ठीक है। इन दोनों में कौन ज्यादा, किसका वैल्यू ग्रेटर होगा, बोलो जल्दी, अरे वेपर प्रेशर इन दोनों में से किसका ज्यादा होगा, P नॉट का, प्योर कंपोनेंट का, आपको नहीं बताया था, प्योर कंपोनेंट, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर कंपोनेंट इज ऑलवेज ग्रेटर देन इट्स सॉल्यूशन, उसके सॉल्यूशन से हमेशा ज्यादा होगा। तो यहाँ पे वेपर प्रेशर ये ज्यादा होगा, क्यों, क्योंकि इसमें वेपर ज्यादा बनेंगे एज कम्पेयर टू दिस, क्योंकि आप इसमें टेम्परेचर ये भी तो लेगा, इस कारण से। बोलो कोई दिक्कत, समझ में आया। तो 2 मार्क्स के लिए क्या लिखोगे, ये डेफिनेशन और ये डायग्राम, और ये भी लिख देना, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर कंपोनेंट ये ग्रेटर है एज कम्पेयर टू वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। बोलो RLVP में दिक्कत कोई नहीं ना, लिख लीजिए यहाँ पे, 2 मार्क्स में आएगा, इतना लिखिए आइएगा। देखिए ध्यान दीजिए, अब बात करते हैं, ये तो थ्योरेटिकल टाइप हो गया, इस पे न्यूमेरिकल्स कैसे आएंगे, तो उसके लिए क्या डिराइव करना होगा, फार्मूला। आइए फार्मूला डिराइव करते हैं। सबसे पहली बात यहाँ ध्यान दो, लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर यानी वेपर प्रेशर का घटना। पहला लैंग्वेज, इसी से हम नया कुछ नहीं ले रहे हैं, इसी नाम को यूज करके आपको डेरिवेशन निकालेंगे। देखिए लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, अब तुम शॉर्ट में लिख सकते हो क्योंकि ऊपर तुम पूरा नाम लिख चुके हो। तो बताइए कितना वेपर प्रेशर घटेगा, तो बताइए किसका ज्यादा है। अब बताओ घटेगा तो क्या करेंगे, बड़ी वैल्यू से बिगर वैल्यू माइनस स्मॉलर वैल्यू। अब बिगर वैल्यू कौन है, P नॉट, यानी कि वेपर प्रेशर ऑफ प्योर वाटर। तो किसको किससे घटाएं, बोलिए, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर कंपोनेंट जैसे P नॉट माइनस वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। इसमें कोई दिक्कत, हम ये नहीं पूछ रहे कितना घटा, मान लो इधर 100 है और इधर आ गया 80, तो 100 माइनस 80 करेंगे ना जी, तो कितना घटा, 20 नहीं निकल गया, तो वही तो पूछ रहे हैं। लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर क्या आएगा, P नॉट माइनस PS भी लिख सकते हैं या P सॉल्यूशन लिख लो। चलो अब बताओ, सिर्फ लोअरिंग नहीं, रिलेटिव भी बात करेंगे। किसकी बात करेंगे, रिलेटिव। तो जब भी रिलेटिव हम निकालते हैं किसी के रिस्पेक्ट में, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, लोअरिंग वर्ड छुट्टी है, लिखिए रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। सुनिए रिलेटिव वर्ड जब भी आएगा हम क्या करेंगे, हाँ सुनिए, इसमें क्या लगाएंगे,
देखिए इसके रिस्पेक्ट में निकालेंगे, हमेशा जो वैल्यू कांस्टेंट होता है उसके रिस्पेक्ट में निकालते हैं, जो चेंज नहीं होता है। तो यहाँ क्या लगाएंगे, पी नॉट। बोलिए कोई दिक्कत? आर एल वीपी का फॉर्मूला समझ में आया? ये है तुम्हारा आर एल वीपी इक्वल टू, ये तुम कह सकते हो ये क्या आ गया मेरा, आर एल वीपी इक्वल टू इतना वैल्यू। इसमें कोई दिक्कत? ठीक है, तो ये पी नॉट माइनस पी सॉल्यूशन अब बाई पी नॉट, ये आ गया आर एल वीपी का वैल्यू। इसको थोड़ा हम लोग और डिराइव करते हैं, ठीक है। तो बताइए रॉल्स लॉ जानते हो ना, तो बताइए अकॉर्डिंग टू रॉल्स लॉ, अकॉर्डिंग टू रॉल्स लॉ क्या लिखिएगा आप बताइए। रॉल्स लॉ ही तो वेपर प्रेशर के लिए एप्लीकेबल था। तो रॉल्स लॉ में क्या पढ़े थे, पढ़ी हो तुम जी? तुम ही बताओ जल्दी से, रॉल्स इक्वेशन क्या था, जल्दी बोलो। तुम यहाँ सुनाई नहीं दे रहा है क्या? नींद में है यहाँ, बताओ जल्दी से क्या होता है। हाँ पी नॉट एक्स यानी मोल फ्रैक्शन। अब एक बात बताओ, मोल फ्रैक्शन होता है ना, अब हमको यहाँ पे टोटल प्रेशर हम निकाल रहे हैं, लिक्विड का टोटल प्रेशर निकाल रहे हैं। तो एक बात बताओ, ये जो मोल फ्रैक्शन आएगा वो किसका होगा? क्योंकि हम निकाल रहे हैं कौन सा प्रेशर, वेपर प्रेशर। कौन सा प्रेशर निकाल रहे हैं, वेपर प्रेशर। तो वेपर प्रेशर, वेपर्स बनाते कौन है, लिक्विड बनाते हैं या सॉल्यूट बनाएंगे? लिक्विड यानी सॉल्वेंट या सॉल्यूट, सॉल्वेंट। तो क्या ये मोल फ्रैक्शन ऑफ केवल हम सॉल्वेंट लिख सकते हैं, यस या नो? लिख सकते हैं ना, क्योंकि वेपर किसके द्वारा बनता है, वाटर के द्वारा, सॉल्वेंट के द्वारा ही ना बनता है। क्या सॉल्यूट के द्वारा बनेगा, क्या शुगर के द्वारा बनेगा? नहीं। तो क्या उसको लिखने की जरूरत है? नहीं। ये बात समझ में आया? चलो बैठो। तो ये बात समझ में आ गया। तो ये हम निकाल रहे हैं किसका, सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर निकाल रहे हैं ना, सॉल्यूशन का। तो सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर लिखेंगे तो हम पी नॉट नहीं बोले थे रॉल्स लॉ कि इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, है ना, प्योर कंपोनेंट और उसके मोल फ्रैक्शन को। अब मोल फ्रैक्शन किसका लेंगे, अरे भाई वेपर्स कौन बनाता है, सॉल्वेंट बनाता है, तो सॉल्वेंट को लेंगे। इस बात को समझने में कोई दिक्कत किसी को? अब ये वैल्यू जो आया इसको तुम पुट करो ई आर एल वीपी में, तो पुट करेंगे तो क्या आएगा, देखिए तो आर एल वीपी इक्वल टू क्या आएगा, देखिए यहाँ पे पी नॉट है, जैसा वैसा रहने दीजिए, लेकिन पीएस के जगह क्या पुट कीजिएगा, ये वैल्यू पुट कर सकते हैं पीएस के जगह। तो क्या आएगा बताइए तो, पी नॉट इंटू एक्स सॉल्वेंट आएगा। इसमें कोई दिक्कत? भाई ये जो वैल्यू है यहाँ देखो ना ग्रीन कलर में, इसी को ना पुट कर दिया जी, ये वैल्यू उठा के पीएस का यहाँ रख दिया। बोलो कोई दिक्कत? और कुछ किया मैंने, और नीचे क्या आ जाएगा, पी नॉट आएगा। अब बताइए कि ऊपर आप क्या कॉमन ले सकते हैं, क्या पी नॉट कॉमन ले सकते हैं? तो क्या आ जाएगा, 1 माइनस यहाँ 1 आ जाएगा और एक्स सॉल्वेंट आएगा कि नहीं आएगा, और नीचे क्या आ जाएगा, पी नॉट। क्या पी नॉट कट जाएगा, तो क्या आ गया 1 माइनस। तो आर एल वीपी का वैल्यू क्या आ गया बताइए, आर एल वीपी का वैल्यू और क्या आ गया, 1 माइनस एक्स सॉल्वेंट। और 1 माइनस एक्स सॉल्वेंट को आप क्या लिख सकते हो बताओ, सम ऑफ मोल फ्रैक्शन कितना होता है, तुम बताओ जी पीछे उधर, सम ऑफ मोल फ्रैक्शन कितना होता है, खड़ी हो बोलिए। आई तो 1 माइनस सम ऑफ मोल फ्रैक्शन चूंकि 1 होता है, तो बताइए तो ये 1 माइनस एक्स सॉल्वेंट को हम क्या लिख सकते हैं, जल्दी बताइए। 1 माइनस एक्स सॉल्वेंट को क्या लिख सकते हैं, मोल्स ऑफ सॉल्यूट लिख सकते हैं, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, वही तो लिख रहे हैं यहाँ पे। तो इसको हटाइए, इसको लिखने की जरूरत नहीं है सबको, ये आ गया। तो आर एल वीपी का वैल्यू क्या आ गया, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। तो बैठो इस फॉर्मूला को आगे बढ़ाइए, यहाँ पे ये फर्स्ट, इसको तुम फर्स्ट मान लो और इसको तुम सेकंड, इसको ए मान लो जो इसका वैल्यू तुमने वहां पुट किया। अब बताओ अगर फर्स्ट सेकंड को कंपेयर करो तो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है, तो राइट हैंड साइड ऑल्सो इक्वल होगा। तो फॉर्मूला क्या आएगा आर एल वीपी का, पी नॉट माइनस पी सॉल्यूशन डिवाइडेड बाय पी नॉट इक्वल टू कितना, इक्वल टू नहीं दिख रहा जी, आर एल वीपी किसके बराबर है, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट।
ये आ गया RLVP का इक्वेशन। और यहां से इसके सर पे लिखिए ऑब्जेक्टिव। ये पूछता है, ये नीट 2000 आई थिंक 22 में पूछा था। क्या पूछा था सुनिए, कि आपको दिया था क्वेश्चन कि RLVP पूरा नाम दिया था, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर डिपेंड्स ऑन, 4 ऑप्शन था, होगा शायद इस पेपर में, ठीक है। तो 4 ऑप्शन हम बताते हैं, आप बताना आंसर कौन सा होगा। मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, मोल्स ऑफ सॉल्यूट, मोल्स ऑफ सॉल्वेंट। कौन सा आंसर होगा? हाँ, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। आया बात समझ में? यानी आप इसके नीचे क्या लिखोगे नोट करके ऑब्जेक्टिव में, जो पूछ सकता है एग्जाम में, कि RLVP डिपेंड्स ऑन इस पे, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। समझ में आ रहा है कि एग्जाम में क्वेश्चन कहां से निकालेगा? यही लाइन बाय लाइन आपने सुना होगा कि एनसीईआरटी बुक से नीट के क्वेश्चंस निकाले जाते हैं जो बायो के बच्चे हैं, या फिर जेईई मेन में भी से पूछ सकता है, लेकिन बता रहा हूं। तो वो जो निकाले जाते हैं क्वेश्चन, वहां अंडरलाइन मैं एक एक क्वेश्चन करूंगा, आपको हाईलाइट भी बताऊंगा, और कब किस साल पूछा हुआ वो भी बताऊंगा। बट आप ध्यान पूर्वक सुनिए, ताकि आगे आने वाले साल में अगर ये क्वेश्चन आए तो आप बना के आइए। आ रहा समझ में? तो उसके लिए यहाँ थोड़ा अटेंटिव रहिए। और ऐसा कुछ यहाँ मैंने नया नहीं लिखा है जो आपको नहीं पता था, और ऐसा भी नहीं है कि इस बर्ड को छोड़ के लिख रहा हूँ, इस बर्ड से ही सारी कहानी को लिख रहा हूँ और यहाँ तक पहुंचाऊं कि नहीं पहुंचाऊं। वेपर प्रेशर, लो वर्ड को यूज किया, रिलेटिव को यूज किया, और फिर ये निकाला। और इस सम ऑफ मोल फ्रैक्शन वाली बात आपको पता थी, बोलिए कोई दिक्कत नहीं ना? तो सब इसके लैंग्वेज से मिला। ये डिफिनेशन लिखा, क्या अलग से लिखा, आपको ये डायग्राम बना के बताया। तो आप कोशिश कीजिए कि क्लास में इतना ध्यानपूर्वक सुनिए कि यही याद हो जाए, और घर पे जाके एक बार खुद से लिख लेना, व्हाइट बोर्ड पे ऐसे प्रैक्टिस कर लेना, आप कभी नहीं भूलोगे। आ रहा बात समझ में? इस तरह से लिख लेना। चलिए लिखिए इतना पहले, और उसके बाद हम इसमें जो इंपॉर्टेंट नोट है वो यहाँ पे लिख देते हैं कि RLVP डिपेंड्स ऑन मोल फ्रैक्शन ऑफ किस पे, सॉल्यूट, है ना। लिखो। चलिए, मोल फ्रैक्शन RLVP किस पे डिपेंड कर रहा है? RLVP डिपेंड्स ऑन मोल फ्रैक्शन, लेकिन कौन मोल फ्रैक्शन? सॉल्यूट का, सॉल्वेंट का नहीं। तो इस फॉर्मूला को न्यूमेरिकल जब आएगा तो किस फॉर्मूला पे आएगा? थोड़ा एक्सपेंड करते हैं इसको। तो RLVP इक्वल टू, आप क्या पढ़े हो, P नॉट माइनस P सॉल्यूशन डिवाइडेड बाय P नॉट। अब देखिए फॉर्मूला रटना नहीं है, सीक्वेंस आपको पता है, मोल फ्रैक्शन आप पढ़ के आए हो। जैसे ये डिपेंड किया मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट पे, किस पे? मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। अब बताओ मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट का आप डिफिनेशन पढ़े हो ना? पढ़े हो ना? तो बताइए क्या होगा जी इधर से तुम्हें। हाँ, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट की जगह हम क्या लिखे, बोलो जल्दी से। सब तो कई बार पढ़ा है कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। बताओ जी तुम, बताइए इधर बगल में। हाँ, उधर से बताओ आप। हाँ, मोल्स ऑफ सॉल्यूट, अरे इट इज द रेशियो ऑफ वन कंपोनेंट टू द टोटल नंबर ऑफ कंपोनेंट। आया बात समझ में? ये नहीं बताया है कि कहां से 1 प्लस आ गया? सम ऑफ मोल फ्रैक्शन पूछ रहा हूँ क्या? ये इट इज द रेशियो ऑफ मोल्स। नाम में नहीं आंसर छुपा रहता है, हमेशा नाम से कहता हूँ खोजो, भूलते हो तो नाम से खोजो। मोल फ्रैक्शन, किसका फ्रैक्शन? मोल का, ऊपर भी मोल नीचे भी मोल, बस। अब ऊपर हम जिसका निकाल रहे हैं, सॉल्यूट का निकाल रहे हैं, तो ऊपर एस लिखे, आइए सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट। कोई दिक्कत किसी को? ये आ गया सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट। ये बात समझ में आया कि नहीं आया? ठीक, तुम बैठो। अब बताओ तुम जी, मोल्स का फार्मूला मास में क्या लिखते हैं? और फार्मूला एक्सपेंड करो, गिवन मास, यानी कि मास ऑफ सॉल्यूट बाय मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, एमएस लिखेंगे। इसको भी वही लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे? बोलो कोई दिक्कत? क्या ये फॉर्मूला रटना है यहाँ से यहाँ तक? नहीं, सब सीक्वेंस में है, लिखिए। और जनरली वैल्यू इसी में दिया रहेगा, मास में ही देता है, प्लस। अब बोलो एन सोल के जगह क्या लिखे? तुम बैठो, तुम बताओ जी, एन सोल के जगह क्या लिखे? हाँ, डब्लू सोल। क्या पढ़ेंगे इसको, डब्लू सोल को? मास किसका? मास ऑफ सॉल्वेंट, ठीक। आगे बोलो, एम सॉल्वेंट। क्या पढ़ेंगे इसको? पूरा बोलो ना, बस।
हाँ, मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट। वाटर और शुगर में सॉल्वेंट कौन? वाटर। तो यहाँ मोलर मास वाटर कर लेंगे। बैठिए दोनों। समझ में आया जी ये फॉर्मूला? ये किसका फॉर्मूला है? RLBP का। इससे बहुत सारे क्वेश्चंस न्यूमेरिकल्स आपके एग्जाम्स में आएंगे। अभी हम कुछ क्वेश्चंस करते हैं, लेकिन पहले ये लिखिए। और एक बात बताइए, और इस क्वेश्चन को थोड़ा सा इस डेरिवेशन को ना हम आसान करते हैं, मतलब ये भी फॉर्मूला हम नहीं यूज करेंगे। क्यों? सुनो, एक बात बताओ, क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी किसके लिए एप्लीकेबल है? किसके लिए? और क्वेश्चन को हम क्या कर रहे हैं, फॉर्मूला को और छोटा कर रहे हैं ताकि आपको इजी पड़े। तो किसके लिए एप्लीकेबल है? डाइल्यूट सॉल्यूशन या कंसंट्रेटेड? हाँ, तो डाइल्यूट के लिए। तो बताओ, अगर हम डाइल्यूट सॉल्यूशन की बात करें, क्योंकि ये क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी है, तो फॉर डाइल्यूट सॉल्यूशन क्या लिखोगे बोलो? अब डाइल्यूट सॉल्यूशन में क्या होता है जी? वाटर का अमाउंट बहुत ज्यादा, और यानी कि सॉल्वेंट का अमाउंट मच मच ग्रेटर देन सॉल्वेंट, है ना? सॉल्वेंट का अमाउंट बहुत ज्यादा होगा एज कंपेयर टू सॉल्वेंट। तो बताओ, अगर ये बहुत ज्यादा है तो फिर तुम क्या लिख सकते हो? बहुत ज्यादा है तो मतलब एक एग्जांपल समझते हैं। जैसे मान लो ये 1000 है, ठीक है, और ये कहीं 0.01 ऐसा छोटा सा आ रहा है वैल्यू, ठीक है। तो इन दोनों का सम कितना आएगा? सम कर लोगे तो ऐसा कुछ आएगा, हम जोड़ देते हैं, चलो 1000.001। क्या इसको 1000 के अप्रोक्स नहीं मान सकते हैं? मान सकते हैं ना, क्योंकि वैल्यू बहुत छोटी है। मतलब ये वैल्यू से ये सब लिखने की जरूरत नहीं है। मतलब आप इसे समझे कि n सॉल्यूट प्लस n सॉल्वेंट रहेगा तो उसको केवल हम n सॉल्वेंट मान सकते हैं। मान सकते हैं कि नहीं मान सकते हैं? यस या नो? अगर ये बात समझ गए हो तो इसके जगह केवल हम क्या लिख सकते हैं? n सॉल्वेंट, जिससे फॉर्मूला और छोटा हो जाएगा, कैलकुलेशन इजी होगा, आपको बनाने में समय कम लगेगा। तो आइए इस वैल्यू को यहाँ पुट करें तो फाइनल फॉर्मूला क्या आएगा बताइए? RLVP इक्वल टू, या RLVP को भी हटाओ, वो तो समझिएगा, रिलेटिव लोडिंग ऑफ वेपर प्रेशर। वो कितने के बराबर होता है जी? P नॉट P सॉल्यूशन डिवाइड बाय P नॉट इक्वल टू मोल फ्रैक्शन। अब मोल फ्रैक्शन को किस में लिखेंगे? सॉल्यूट, नीचे सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट को में किसको लिखेंगे? केवल सॉल्वेंट को, यानी n सोल को। बोलो इसमें कोई दिक्कत? इसको मास में लिखेंगे तो फॉर्मूला पता है ना जी कि मास में क्या लिखेंगे? हाँ बताइए, उधर से, उधर जो दिख रहा है तुम्हें बताऊं। हाँ, इधर उधर ध्यान दे ले रहता है, यहाँ नहीं देता है। NS बोलिए जल्दी से। हाँ, क्या मोल का फॉर्मूला नहीं भूलिए? बोलो बस, बोलो मोल का फॉर्मूला याद है? क्या नहीं याद है? भूले हुए कुछ गधा, यहाँ लिखे थे, लिखा हुआ है, चोरी करने के लिए भी पढ़ना पड़ेगा। आ रहा समझ में? नहीं लिखा हुआ मोल का फॉर्मूला, भूल कुछ गए तुम लोग को ना। आंसर शीट के साथ, क्वेश्चन पेपर के साथ आंसर शीट देंगे ना, तब भी कहेगा कि हमको तो पता नहीं चल रहा है कौन क्वेश्चन किसका है। आ रहा समझ में? तो ये लिखा हुआ तो भूल कुछ गए, यहाँ तो लिखा है मोल का फॉर्मूला क्या? गिवन मास बाय मोलर मास। सॉल्यूट रहेगा तो यहाँ सॉल्यूट लगा देना। चलो आप बोलो, बोलो तो सीखेगा। बचपन में नहीं बोल के सिखाता था ए फॉर एप्पल? बोलो जल्दी से। हाँ बोलो यहाँ से, अरे बोलो जल्दी। मोल इक्वल टू क्या बोलेंगे? WS, मुंह में छाले नहीं आएंगे, बोलो जल्दी से। और नीचे W सोल है, बोलो ये मोल्स ऑफ सॉल्वेंट। मुंह में छाले हैं क्या? नहीं तो बोलो ना फिर, अरे बोल क्या नहीं रहा है? अरे मोल का फॉर्मूला क्या है भगवान, इसे क्या ही करेगा जीवन में। W/M लिख दी है। अब बोलो तुम, बोलो तभी बैठाएंगे, नहीं तो हम दोनों क्लास आज खड़े करेंगे जब तक करेंगे क्लास। हाँ, अरे यहाँ लिख दिए हैं W/M। N है ना, N मोल को कहते हैं, तो क्या लिखेंगे? W/M लिखेंगे। इसके जगह क्या लिखेंगे? इस सॉल्वेंट का ना है तो सॉल्वेंट बाय सॉल्वेंट। बोलो कोई दिक्कत नहीं? अच्छा, W का मतलब क्या होता है? नाम जानते हो W का? किसको कहते हैं? W को कहते हैं मास को। W घबराओ नहीं, मास को कहते हैं। AS लगा रहेगा तो क्या कहेंगे? मास ऑफ सॉल्यूट। यानी WS का नाम मास ऑफ सॉल्यूट। MS का नाम बोलो जल्दी से, आप लोग लिखो, सोचो नहीं, लिखो। हाँ हो गया फॉर्मूला, मोलर मास ऑफ, मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। एक बात बताओ, ये WSOL लिखा रहेगा तब क्या बोलेंगे? जल्दी बोलो।
लिखने के मेरे पहले बता देना। हाँ, मास ऑफ सॉल्वेंट, सॉल्वेंट यानी वाटर का मास, मास ऑफ सॉल्वेंट। अगर ये बात समझ गए हो तो जल्दी से MsOL बता दो। हाँ गुड, बैठो। मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट, ये सब नाम समझ में आया जी? किसी को कोई दिक्कत नहीं ना? चलिए, तो ये आ गया फाइनल फार्मूला किसका, RLVP का। और इस पे न्यूमेरिकल्स आपको बनाने हैं, इस फार्मूला को यूज करना है। क्यों यूज करेंगे इसको? क्योंकि सॉल्यूशन हमेशा कैसा रहेगा, डाइल्यूट। डाइल्यूट ही क्यों रहेगा? क्योंकि ये कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है, और कोलिगेटिव प्रॉपर्टी किसके लिए एप्लीकेबल थी? पहला लाइन ही ये लिखाया था, किसके लिए एप्लीकेबल था? डाइल्यूट सॉल्यूशन के लिए। लिखो, ठीक है। तो देखो, सारे टर्म्स के नाम मैंने यहाँ लिख दिए हैं, और ये आपको सबको पता रहना चाहिए, तभी क्वेश्चन बन पाएगा, ठीक है। क्वेश्चन पढ़ोगे तो गिवन डाटा में लिखेंगे। अब फिर से शुरू करते हैं, और बताइए, शुरू से हम लोग पढ़े हैं, क्या पढ़े हैं? क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी। सब बोलिएगा आंसर अपना। क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी किसके लिए एप्लीकेबल है? डाइल्यूट सॉल्यूशन के लिए। क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी किस पे डिपेंड करती है? अमाउंट ऑफ सॉल्यूट, केवल सॉल्यूट पे। क्या नेचर पे डिपेंड करेगा सॉल्यूट का? सॉल्वेंट पे नहीं, ठीक है। इसके बाद 4 टाइप का क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी है, ठीक है। चारों का नाम में पहला नाम है रिलेटिव लोडिंग ऑफ वेपर प्रेशर। इसके अलावा कौन कौन क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी नहीं है वो बताओ, क्योंकि कौन है वो तो पता ही तुमको। जैसे प्रेशर है क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी, बॉइलिंग पॉइंट है, फ्रीजिंग पॉइंट नहीं है, लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर नहीं है। रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर इज अ क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी। आए बात समझ में? ये भी एक क्वेश्चन पूछा गया एग्जाम में। उसके बाद हमने पढ़ा RLVP। तो RLVP में क्या पढ़ा जी? जब आपका प्योर कंपोनेंट है और उसमें हम नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड करेंगे तो वेपर प्रेशर क्या होगा? घटेगा। सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर घटेगा। इसका मतलब किसका वेपर प्रेशर ज्यादा होता है? प्योर वाटर का। तो हमेशा आप किसको किससे घटाओगे? बड़े वैल्यू यानी P0 से, प्योर वाटर से P सॉल्यूशन। और रिलेटिव के लिए क्या करेंगे? डिवाइड कर देंगे। और ये हमेशा किस पे डिपेंड करता है? RLVP किस पे डिपेंड करता है? मोल फ्रैक्शन किसका? सॉल्यूट का। मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, जो यहाँ लिखा है। और सॉल्यूट का ये फॉर्मूला होता है कि नहीं होता है? ये यहाँ लिख दिया, और इसको और मास में हम ऐसे लिख सकते हैं। बताइए, यहाँ तक कोई दिक्कत? ठीक है, तो इसको आप रिवाइज करके आइए। ये दोनों क्वेश्चन NCERT का ट्राई करके आइए, फिर हम लोग कल आगे बात करते हैं।